नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो की खास सीरीज रिपोर्ट कार्ड। इसमें हम साल 2022 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के काम की समीक्षा कर रहे हैं। अब तक आपने रक्षा, विदेश नीति और वित्त वाले रिपोर्ट कार्ड देख लिए। आज बारी है गृह के मामलों की। अगर पिछले रिपोर्ट कार्ड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पधारिए और वहाँ पर पाइए देश में साल भर क्या हुआ, सरकारों ने बयान में क्या कहा, जमीन पर क्या हुआ, आंकड़े क्या कह रहे हैं, विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं और नैरेटिव क्या बुना जा रहा है पक्ष और विपक्ष के द्वारा। क्योंकि हमें लगा कि दिन भर इधर उधर की चीजें देखने के बाद आपको भी लगता होगा कुछ खबरों और तथ्यों पर बात हो जाए। बहरहाल आज के रिपोर्ट कार्ड को आगे बढ़ाते हैं। गृह मामले, हमारे और आपके घर के मामले, हमारा घर हमारा देश इसके मामले, आंतरिक सुरक्षा के मामले। साल 2022 को इस संदर्भ में कैसे याद किया जाए? धर्म के नाम पर उठे उन्माद, उससे उपजी हिंसा को याद किया जाए, या फिर कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग को याद किया जाए, पूर्वोत्तर के राज्यों और उग्रवादी संगठनों के बीच हुए ऐतिहासिक समझौतों को याद किया जाए, या फिर कट्टरपंथ के आरोप में पीएफआई जैसे संगठन पर बैन को याद करने को। तो ये बरस प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की वजह से भी है और राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक के आरोप पर भी बात हो सकती है। ईयर एंडर्स की इस खास सीरीज में हम आज सरसरी निगाह से उन सभी घटनाओं को देखेंगे जिनके इर्द गिर्द आंतरिक सुरक्षा की बात हुई। तो शुरू करते हैं आज का लल्लन टॉप शो। आंतरिक सुरक्षा के मामले में सबसे पहले बात धर्म के नाम पर उठे उन्माद की होनी चाहिए। 2022 में इस उन्माद की शुरुआत हुई कथित धर्म संसद से। 2021 के दिसंबर में हरिद्वार में ये कथित धर्म संसद हुई थी, जिसमें अतिवादी साधुओं ने हेट स्पीच दी, मुस्लिमों को मारने और नरसंहार जैसी बातें हुई। सोशल मीडिया पर हो हल्ला मचा, तब जाकर यति नरसिंहानंद, धर्मदास, साध्वी अन्नपूर्णा, अश्विनी उपाध्याय सरीखे लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। आईपीसी की धारा 153A और 295A के तहत मुकदमा कायम हुआ। बात कोर्ट में पहुंची। 8 मार्च 2022 को सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रविंद्र मैथानी ने बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने क्या कहा? इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक विशेष धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। ये युद्ध छेड़ने, दुश्मनी को बढ़ावा देने का इरादा रखता है। ये भाषा अभद्र है। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से हेट स्पीच शब्द का इस्तेमाल किया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आरोपी जमानत पर हैं, लेकिन जरूरी सवाल है कि क्या किसी को सजा हुई, या ये भी कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई सख्त रुख टॉप लेवल से दिखाया गया? क्या सरकार की तरफ से हेट स्पीच को रोकने के लिए कोई कानून बनाया गया? जवाब है नहीं। और ऐसा ना होने की स्थिति में पूरे साल धर्म के नाम पर जो हुआ वो हमने आपको हर मौके पर दिखाया। एक घटना का जिक्र किया गया ताकि आने वाला साल उससे सबक ले सके। वैसे हेट स्पीच को लेकर सरकार ने कुछ नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट से पहल हुई। न्यायालय ने हुक्म दे दिया कि अगर आइंदा हेट स्पीच का कोई मामला हुआ तो पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना होगा। वो इस तर्क के पीछे नहीं छिप पाएगी कि तहरीर प्राप्त नहीं हुई। 2022 का पूरा अप्रैल हिंसा के नाम रहा। महीने की 2 तारीख राजस्थान का करौली एक मोटरसाइकिल रैली निकलती है। गुड़ी पड़वा का मौका था। भगवा झंडा लिए लोगों ने मुस्लिम इलाकों से यात्रा निकाली। उन्मादी गाने बजे, फिर उधर से यात्रा पर पत्थर चले और बवाल ने आकार लिया। मोटरसाइकिलों को आग के हवाले किया गया। कानून व्यवस्था पूरी तरह राज्य का प्रश्न है, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जवाब तलब किया, मगर कोई कड़ा संदेश नहीं दिया गया। नतीजा 11 अप्रैल को रामनवमी के दिन फिर से देश भर में हिंसा रिपोर्ट हुई। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान देश के 6 राज्य बिहार, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में पथराव की घटनाएं हुई। इसके अलावा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी छिटपुट तनाव की घटनाएं रिपोर्ट की गई। गुजरात के साबरकांठा और आनंद जिले में भी हिंसा हुई। बिहार के मुजफ्फरपुर, झारखंड के लोहरदगा, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, मुर्शिदाबाद, बर्धमान से भी ऐसी तस्वीरें आई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश के खरगोन की हुई। आपको याद होगा 11 अप्रैल के दिन दोनों ही तरफ से हिंसा और आगजनी हुई। अगले दिन प्रशासन ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की। दावा किया गया कि वो बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण हटा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि ये एक तरफा है। सिर्फ एक समुदाय से जुड़े लोगों के मकान गिराए गए और विवाद वहां से जोर पकड़ने लगा जब पता चला कि कार्रवाई के दौरान एक ऐसे मकान को गिरा दिया गया जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया था। फजीहत हुई तो राज्य सरकार ने दोबारा बनाकर देने का वादा कर दिया। एक बार फिर
रामनवमी की घटनाओं से सबक नहीं लिया गया, नतीजा हनुमान जयंती पर दिखा। उत्तराखंड के रुड़की में शोभा यात्रा के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ हुई। राज्य तो राज्य, राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी वही सब दोहरा दिया गया। आम लोगों के अलावा पुलिस वाले भी जख्मी हुए। जुलूस जहांगीरपुर इलाके के सी ब्लॉक से गुजर रहा था, उसी दौरान हाथापाई से शुरू हुई झड़प हिंसा और पथराव में बदल गई। मस्जिद पर झंडा फहराने की कोशिश हुई, बाद में यहां भी बुलडोजर चला, कोर्ट कचहरी का चक्र भी यहां घूमा। ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर भारत ही इससे प्रभावित रहा, दक्षिण भारत में भी धर्म के नाम पर उत्पात देखा गया। पलक्कड़ में केरल के जिले में आरएसएस और पीएफआई के कार्यकर्ता की हत्या हुई। तारीख थी 15 मार्च। हुबली कर्नाटक के शहर में 16 अप्रैल को हिंसा हुई। पुलिस थाने के बाहर भीषण पथराव, और सिर्फ इस बात पर कि किसी ने मस्जिद के अपमान की मॉब फोटो पोस्ट की थी, उसी के विरोध में हिंसा हुई। राज्य की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। बेंगलुरु ये राजधानी है कर्नाटक की, सिलिकॉन सिटी कहा जाता है इसे दुनिया की। हिजाब, हलाल, मुस्लिम दुकानदारों का बायकॉट और लाउड स्पीकर से अजान, विवादों की एक लंबी लिस्ट है। यहाँ भी कुर्नूल आंध्र प्रदेश के शहर में हनुमान जयंती के दिन हिंसा हुई। हिजाब विवाद की चर्चा हम अलग से रिपोर्ट कार्ड के अगले अंक में करेंगे, जिसकी बुनियाद ही दक्षिण भारत में रखी गई। इस किश्त में उन घटनाओं को हमने रेखांकित किया है जो उदाहरण भर हैं। सबसे बड़ी और चर्चित घटना का होना भी बाकी था। अप्रैल के बाद मई का महीना जैसे तैसे बीता, फिर जून में नूपुर शर्मा का विवादित बयान आया। पैगंबर मोहम्मद पर एक टीवी डिबेट के दौरान की गई उनकी टिप्पणी ने देश दुनिया में फजीहत कराई। बयान की वजह से नूपुर शर्मा प्रवक्ता से पूर्व प्रवक्ता हो गई, अब निलंबित भी हैं। एक और नेता नवीन जिंदल को पार्टी से रुखसत कर दिया गया, लेकिन उन्होंने जो किया उसे भारत दूसरे दिन भुगतता रहा। पैगंबर मोहम्मद के अपमान को लेकर 5 जून को खाड़ी देशों ने भारत के राजदूतों को बुलाकर विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को रात जाग जाग कर बयान जारी करने पड़े, क्योंकि बात सिर्फ भारतीय सामान के बाइकॉट की नहीं थी। इतनी मेहनत से साधे गए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आंच आने लगी थी। सरकार ने बयान जारी कर नूपुर के बयान से खुद को अलग किया, पर बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में नूपुर शर्मा पर देश के अलग अलग हिस्सों में मामले भी दर्ज हुए थे। कानपुर, प्रयागराज और दक्षिण के कुछ राज्यों में नूपुर के बयान के विरोध में हिंसा हुई। हमने ये भी देखा कि कैसे नूपुर को जान से मारने की और तमाम धमकियां मिली, वो आज भी इसके चलते नेपथ्य में है। उसके बाद से सार्वजनिक तौर पर कहीं वो नजर नहीं आई हैं। लेकिन नूपुर शर्मा के बयान से जुड़ी सबसे दुर्दांत और खतरनाक वारदात जून के आखिर में हुई। जगह थी राजस्थान का उदयपुर। 27 जून को मजहब के नाम पर नृशंस हत्या ने शहर के नाम में दागदार पन्ना नत्थी कर दिया। उदयपुर जंक्शन से बमुश्किल 5 किलोमीटर दूर है मालहास स्ट्रीट, पुराने शहर का इलाका, हिंदू मुस्लिम की मिक्स आबादी, और वहीं पर थी कन्हैया लाल की दुकान सुप्रीम टेलर, जहां गला रेतकर कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई। हत्यारों ने हत्या का वीडियो बनाया और कन्हैया लाल को मारने की वजह नूपुर शर्मा का समर्थन करना बताया। पुलिस ने दोनों हत्यारे मोहम्मद रियाज अख्तारी और गौस मोहम्मद को 28 जून की शाम राजसमंद से गिरफ्तार कर लिया। उनकी पिटाई का वीडियो, कोर्ट में लंगड़ा कर चलने का भी वीडियो सामने आया। लेकिन इस घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। किसी को भी कानून की परवाह नहीं है, किसी को भी राजकीय विधानों की चिंता नहीं है। सबकी नेतागिरी है और सबके हिस्से की नफरत है, जो रात दिन सोशल मीडिया पर दूसरों पर उंगलियां उठाने में, अपने को पाक साफ सिद्ध करने में, विक्टिम कार्ड खेलने में खर्च की जाती है। साल की शुरुआत में धर्म संसद से खींचने लगी जो लकीर, वो बयानों के रास्ते कहां से कहां पहुंच गई, पता ही नहीं चला। क्या हम 2022 से सबक लेने को तैयार हैं? धर्म के नाम पर नफरत का इलाज क्या है? सुनिए यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से। सुप्रीम कोर्ट ने तहसील पूनावाला बना भारत सरकार में व्यवस्था दी है, हेट स्पीच के लिए आवेदक की प्रतीक्षा न करे पुलिस, तो वो मोटो अपराध पंजीकृत करके कार्रवाई करे। लेकिन हमको दिखाई इसके बिल्कुल उल्टा दिखाई पड़ रहा है कि हमारी तरफ से जो आक्रामक, जो प्रोएक्टिव एक्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। लेकिन जहां पर है वहां पर आप देखेंगे इस तरीके के लूज कैनल्स के ऊपर वांछित नियंत्रण भी है। ये तो आपको निर्णय करना है कि इन स्केल ऑफ 1:10 आप कितना बर्दाश्त करें। और ये कहते हैं ना कि जब एक दफा थाने में, एक परिसर में कोई आ जाता है तो बड़े से बड़ा लूज कैनन भीगी बिल्ली बन जाता है। लेकिन मुश्किल ये है, थाने तब आएगा जब अपराध पंजीकृत हो। अपराध पंजीकृत कब होगा? जब आपकी इच्छा शक्ति होगी। इच्छा शक्ति कब होगी? जब आप निर्भीक होकर कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, इतनी बात हो रही पुलिस सुधार की, और सब पुलिस के सुधार की बात करते हैं, पोलाइट, ओबीडियंट, स्मार्ट, तमाम एक्रोनिम दिए गए हैं। मैं ये चाहता हूं कि प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार 2006 में जो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार की व्यवस्था दी है, जिससे कि पुलिस राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त हो जाए,
उसको क्यों नहीं लागू किया जा रहा? मेरा पुलिस और प्रशासन को यह परामर्श होगा कि आप केवल कानून के दायरे में काम करें। राजनीतिक जो अगर नाजायज हुक्म मिलते हैं या दिशा निर्देश मिलते हैं उनकी तरफ आप बिल्कुल गौर न करें। और पुलिसिंग एक जो प्रशासन है वो प्रोएक्टिव होना चाहिए। वो पहले देखे, पूर्वानुमान ले ले, एडवांस इंटेलिजेंस ले ले, और पहले कहां बवाल और फसाद हुआ है उसकी एक सूची रहती है। हर थाने में भारत के त्योहार रजिस्टर, फेस्टिवल रजिस्टर रहता है, कहां कहां बवाल हुआ है। आप उस पर होमवर्क कर लीजिए और ऐसी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर लें, और जहां पर शासन प्रशासन पुलिस चुस्त रहती है वहां पर ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। जहां लुंज पुंज और ढुलमुल नीति चलती है वहीं पर ये बातें होती हैं। लेकिन अगर एक बार पुलिस कमर कस ले, प्रशासन कमर कस ले कि एक तो ये लक्ष्मण रेखा, इसको पार करने का कष्ट न करें, और पार करने का कष्ट किया तो शासन प्रशासन पुलिस कहर बन के टूट पड़ेगा। असली चिंता का कारण है धर्म के नाम पर उकसाने वाले बयान। इसमें सबसे अग्रणी भूमिका में तो नेता ही रहते हैं। किस किस का नाम गिनाएं? बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा, बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा, बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर, बीजेपी विधायक टी राजा। केंद्र की सत्ताधारी दल के नेताओं के बयानों की फेहरिस्त लंबी है, लेकिन ये अकेले नहीं हैं। इनका साथ देने के लिए AIUDF के बदरुद्दीन अजमल जैसे नेता भी हैं और तमाम दूसरी विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता भी हैं, जो कभी शिवलिंग तो कभी किसी आस्था के बयान बहाने खिल्ली उड़ाते हैं। और अजमल सलाह देते फिरते हैं कि हिंदुओं को अपने बच्चों की शादी के लिए मुस्लिम फार्मूला अपनाना चाहिए। हमने यहाँ जितने नाम गिनाए उनमें फेहरिस्त बड़ी लंबी है, और आप सब अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से खूब नाम भी जोड़ सकते हैं। उस वॉट अबाउटरी में भी घिर सकते हैं कि फलाने का नाम बताया, ढिकाने का क्यों नहीं बताया। पर कुलजमा निष्कर्ष क्या निकलता है नामों को गिनाने से? क्या इन्होंने अपने अपराध पर, अपने बयान पर लज्जित होकर माफ़ी मांगी? क्या इनको कोई संदेश दिया गया? कुछ ने माफ़ी मांगी, कुछ ने नहीं, पर नफरत का चक्र घूमता रहा। इसका एक सामान्यीकरण हो रहा है, सरलीकरण हो रहा है, सहज भाव से स्वीकारा जा रहा है। इसको हमारे युग का धर्म और सत्य बताया जा रहा है। एक दूसरे पर आरोप लगाइए, अपने आप को दुरुस्त बताइए, और फिर नफरत की आग में खुद को जलाते जाइए। दूसरी बड़ी घटना आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई। जब धार्मिक कट्टरपंथ की बात कर रहे हैं तो PFI का जिक्र जरूरी हो जाता है। PFI मतलब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये वो संगठन था जिसका नाम इतने हाई प्रोफाइल मामलों में आया कि घटना होते ही कई दफा मजाक भी होने लगता था कि तार PFI से जुड़ने वाले हैं। 2019-20 के CA प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा, फरवरी 2020 के दिल्ली दंगे, सितंबर 2020 का हाथरस रेप मामला, 2022 का कर्नाटक हिजाब मामला। लिस्ट लंबी है, इतनी लंबी कि 29 सितंबर की सुबह केंद्रीय गृह मंत्रालय ने PFI को 42 बैंड संगठनों की सूची में डाल दिया जिन पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA की धारा 35 के तहत कार्रवाई होती है। उसके बाद एक और मामले में PFI का नाम ले ही दिया गया। 12-13 नवंबर 2022 की दरमियानी रात को अहमदाबाद उदयपुर रेल लाइन पर बने एक पुल पर ब्लास्ट हुआ। कहा गया इसे PFI से हमदर्दी रखने वाले लोगों ने किया, लेकिन हफ्ते भर के भीतर सामने आया कि धमाका एक ऐसे शख्स ने किया था जिसे जमीन का मुआवजा नहीं मिला था। तो कुछ एक ऐसे उदाहरण भी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि PFI का नाम हमेशा गैर जरूरी तरीके से लिया गया हो। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने PFI को बैन करने का जो आदेश निकाला उसमें PFI पर एक हब की तरह काम करने का आरोप लगाया गया था। कहा गया कि संगठन से संबद्ध सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन सार्वजनिक रूप से काम तो करते हैं, लेकिन गुप्त एजेंडा के तहत समाज के वर्ग विशेष को कट्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए बुरा है। गृह मंत्रालय ने उन हिंसक घटनाओं की सूची भी दी जिसमें PFI का काडर संलिप्त रहा। 2016 में R रुद्रेश की हत्या, 17 में केरल के बिपिन की हत्या, 17 में ही कर्नाटक के शरद की हत्या, 2018 में केरल के अभिमन्यु की हत्या, 2019 में तमिलनाडु के V रामलिंगम की हत्या, 2021 में केरल के संजीत की हत्या और इसी बरस केरल में नंदू की हत्या। PFI और उसके 8 सहयोगी संगठनों पर लगा बैन 5 साल चलेगा। इतने लंबे समय तक सवालों में रहने के बावजूद सरकार PFI पर सीधे कार्रवाई का रास्ता नहीं खोज पा रही थी, इसलिए इस बार PFI पर आर्थिक अपराध और टेरर फंडिंग की दृष्टि से पड़ताल हुई और काम पर लगाया गया प्रवर्तन निदेशालय यानी ED को। PFI बैन पर ज्यादातर राजनीतिक दल चुप्पी साधे रहे। RJD की ओर से लालू प्रसाद यादव ने जरूर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी बैन की मांग कर दी। असदुद्दीन ओवैसी ने भी बैन का विरोध किया, लेकिन जोड़ा कि वो PFI के तौर तरीकों से सहमत नहीं है। केंद्र की कार्रवाई के बाद PFI ने 1 घंटे के भीतर संगठन को भंग करने का ऐलान किया था। अब PFI से जुड़ा एक ही संगठन बैन से बाहर है, ये है केरल में सक्रिय PFI का राजनीतिक संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI। ये इसलिए बैन से बाहर रहा क्योंकि राजनीतिक दलों पर बैन लगाने का काम गृह मंत्रालय का नहीं, चुनाव आयोग का है। अगला विषय,
अब बात करते हैं पूर्वोत्तर में चल रहे उग्रवाद की। 15 सितंबर 2022 को केंद्र, असम सरकार और असम के 8 आदिवासी उग्रवादी समूहों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसके बाद इनके लड़ाके हथियार डालने पर और मुख्य धारा में लौटने के लिए तैयार हो गए। इन संगठनों के नाम क्या हैं? आदिवासी पीपल्स आर्मी यानी एपीए, संथाली टाइगर फोर्स एसटीएफ, बिरसा कमांडो फोर्स बीसीएफ, ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी यानी एएनएलए, आदिवासी कोबरा मिलिट्री ऑफ असम यानी एसीएमए। ये हुए 5 संगठन। बाकी 3 संगठन हैं बीसीएफ, एएनएलए और एसीएमए के ही संबद्ध गुट। ये संगठन 2012 से ही सरकार से बातचीत कर रहे थे, संघर्ष विराम का पालन कर रहे थे और इनके लड़ाकों के लिए जो कैंप बनाए गए उनमें ही रह रहे थे। 2 गुटों ने तो 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस समारोह के अगले दिन हथियार भी डाल दिए थे। ये एक बड़ी उपलब्धि थी केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की। इसके बाद असम में सिर्फ 2 उग्रवादी गुट बचे हैं जो सरकार से बात नहीं कर रहे हैं। पहला यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम, ये उल्फा का कट्टरपंथी धड़ा है, और दूसरा कमाता पोर्ट लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी केएलओ। उल्फा का असर ऊपरी असम के कुछ दूरस्थ इलाकों में ही बचा है और केएलओ का असर दार्जिलिंग से लगे सीमावर्ती इलाकों में। उल्फा असम को अलग देश बनाना चाहता है और केएलओ कामतापुर नाम का एक देश बनाना चाहता है जिसमें असम और पश्चिम बंगाल के इलाके होंगे। भारत सरकार का रुख इन संगठनों को लेकर भी साफ है कि वो हिंसा छोड़ें, तब बातचीत हो सकती है। जनवरी 2020 में भारत सरकार, असम सरकार और बोडो गुटों के बीच भी एक समझौता हुआ था, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने बोडो इलाकों में जाकर एक रैली भी की थी। तो मोदी सरकार जिस पूर्वोत्तर पर फोकस की बात कर रही है, उस पर हम क्रमशः अमल होते हुए भी देख रहे हैं। ये 2022 में भी हुआ, लेकिन एक बहुप्रतीक्षित समझौता इस साल भी नहीं हो पाया, नागा शांति समझौता। अलग नागालैंड देश की मांग के साथ बहुत बड़ी संख्या में नागा गुटों ने उग्रवादी आंदोलन छेड़ा हुआ है, जिससे निपटने के लिए 7 दशक से सूबे में सेना तैनात है। 2015 में वरिष्ठ आईबी अधिकारी जो बाद में नागालैंड के राज्यपाल बने, उनकी देखरेख में फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ, यानी अंतिम समझौते की दिशा और दशा तय होने लगी, लेकिन समझौता अब तक नहीं हो पाया। दरअसल भारत सरकार चाहती है कि समझौता सिर्फ 3 पक्षों के बीच हो, भारत सरकार, नागालैंड सरकार और उग्रवादी गुट। नागालैंड में सैकड़ों उग्रवादी गुट है, लेकिन सबसे बड़ा है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN, और इसका IM धड़ा, इसको बोलते हैं आइसक मुइवा धड़ा। लेकिन बातचीत आगे बढ़ नहीं पा रही क्योंकि नागा गुट अलग ध्वज और ऐसे अधिकारों की मांग कर रहे हैं जो दूसरे राज्यों को असहज कर सकते हैं, मसलन पड़ोसी राज्यों की जमीन या फिर जमीन के भीतर के खनिजों पर राज्य का अधिकार देश में बाकी जगह भी दिया गया है, लेकिन इसकी सीमाएं हैं और केंद्र का दावा हमेशा नत्थी रहता ही है। फिलहाल गतिरोध चल रहा है। RN रवि को नागालैंड से वापस बुला लिया गया है और उनकी जगह बातचीत के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारी अक्षय कुमार मिश्र को तैनात किया गया है। RN रवि की तरह ही अक्षय मिश्र का भी खुफिया विभाग में लंबा करियर रहा है। उग्रवाद की बात चली है तो माओवादी उग्रवाद या नक्सलवाद पर भी आपको जानकारी दे देते हैं। 20 जुलाई 2022 को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने राज्यसभा में सरकार से नक्सल हिंसा को लेकर सवाल पूछा था। इसका जवाब केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित रूप में दिया था। सरकार ने वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में मारे गए सुरक्षा कर्मियों का वर्षवार ब्यौरा भी दिया था। 2019 में 52, 2020 में 43, 21 में 50 और 22 में 11। 2022 के लिए 11 जवानों का आंकड़ा 30 जून 2022 तक का है। ये आंकड़े बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना के हैं। बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना में इस वर्ष के मध्य तक एक भी जवान की मृत्यु नक्सली हिंसा में नहीं हुई। 2010 में जहां 96 जिलों से हिंसा की सूचना मिली, वहीं 2021 में मात्र 46 से। 1 जुलाई 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार केंद्र की सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर SRE स्कीम के अंतर्गत जिलों की संख्या 70 पर आ गई थी। इस योजना के अंतर्गत नक्सल हिंसा प्रभावित जिलों को वित्तीय मदद दी जाती है ताकि सुरक्षा के इंतजाम हो सके। यानी इस मोर्चे पर भी अच्छी परफॉर्मेंस है केंद्र सरकार की। अब आते हैं पूर्वोत्तर सीमा विवाद पर। इतना तो आप जानते ही हैं कि पूर्वोत्तर के मैदानी इलाकों में है असम और पहाड़ी इलाकों में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम जैसे राज्य। सीमांकन को लेकर इनके बीच दशकों पुराने विवाद हैं। ये कहां तक पहुंचे? असम मिजोरम सीमा विवाद की बात करें तो अगस्त 2021 में असम और मिजोरम की सीमा को लेकर विवाद चरम पर पहुंच गया था। दोनों सूबों की पुलिस के बीच गोलियां चली थी। इस घटना में असम पुलिस के 5 जवानों की मृत्यु भी हुई थी। अगस्त 2022 में दोनों सूबों ने एक साझा बयान जारी कर शांति बनाए रखने और बातचीत से समाधान निकालने का संकल्प लिया। इसके बाद से लगातार हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। दोनों सूबों के बीच सीमांकन के लिए रीजनल कमेटियों का गठन हो, इस पर भी विचार चल रहा है।
दूसरा बिंदु, असम और अरुणाचल सीमा विवाद। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच भी 123 गांवों को लेकर विवाद था। कभी सड़क बनाने को लेकर तो कभी तार खींचने को लेकर सरकारें और लोग आमने सामने आते थे। इस साल इस विवाद के निपटारे में अच्छी प्रगति देखने को मिली। 15 जुलाई 2022 को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के बीच नामसाई समझौते पर दस्तखत हुए। इसी के साथ विवाद 123 से घटकर 86 गाँव पर आ गया। तब से लेकर अब तक 3 बार रीजनल कमेटियों के बीच बातचीत संपन्न हो चुकी है और सूबों की सीमा पर कमोबेश शांति है। यहाँ ये दर्ज किया जाए कि उग्रवादियों से शांति समझौते और राज्यों के बीच सीमा विवाद के निपटारे की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्रालय की बड़ी भूमिका रही है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसी तरह पूर्वोत्तर को अपना फोकस एरिया बनाए रखेगी। सीमा विवाद की बात चली तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के विवाद का भी जिक्र कर ही लेते हैं, जिसके केंद्र में है बेलगावी का इलाका। दोनों सूबों में भाजपा सत्ता पक्ष में है और केंद्र में तो है ही। ऐसे में यहाँ भी समाधान की उम्मीद लगाई जा रही है। वैसे दर्शक जान लें कि महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पूर्वोत्तर की सीमा विवाद से अलग है। प्रायः सरगर्मी तभी नजर आती है जब सूबों में विधानसभाओं के सत्र चल रहे हों। हाल की घटनाओं के बारे में हम आपको नियमित रूप से लल्लन टॉप शो में बता रहे हैं। अब कश्मीर की बात। यहाँ नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करने का दावा किया। पाकिस्तान से बातचीत के सारे रास्ते बंद बताए, लेकिन जैसा हमने रक्षा और विदेश नीति वाले रिपोर्ट कार्ड में जिक्र किया, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी डीजीएमओ और ट्रैक 2 बातचीत के चलते कश्मीर और जम्मू से लगी नियंत्रण रेखा पर शांति रही, जिसका फायदा कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिला। इस साल जुलाई के महीने तक ही 118 आतंकवादी मार गिराए गए। अपडेटेड आंकड़ा भी जल्द आएगा। जानकार बताते हैं कि लश्कर ए तैयबा के स्थानीय मॉड्यूल को तोड़ने में काफी हद तक कामयाबी मिली है। पाकिस्तान के साथ सीज फायर को प्रभावी होते देख आतंकवादियों ने फिर नए तरीके से आतंक फैलाने का काम शुरू किया। बड़े हमलों की जगह टारगेटेड किलिंग शुरू की, जिसमें कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया। दूसरे राज्यों से काम के लिए आए प्रवासियों मजदूरों को भी निशाना बनाया गया। 26 जुलाई 2022 को बीजेपी के ही सांसदों ने प्रवासी कामगारों की हत्या को लेकर सवाल पूछा। जवाब में सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया, साल 2017 से अब तक 28 प्रवासियों की हत्या हुई। आंकड़े जुलाई 2022 तक के थे। उसके बाद भी प्रवासियों को निशाना बनाया गया। दिसंबर 2022 में कश्मीरी हिंदुओं की हत्या को लेकर संसद के शीत सत्र में फिर सवाल हुआ, जिसके जवाब में नित्यानंद राय ने लिखित में बताया कि बीते 3 बरस में 9 कश्मीरी हिंदुओं की हत्या हुई। 2020 में 1, 2021 और 22 में 4 हत्याएं हुई। स्थानीय मुस्लिमों को भी आतंकियों ने निशाना बनाया। कश्मीर के लिहाज से 2022 का साल कैसा रहा, सुनिए वरिष्ठ पत्रकार अशरफ बानी से। साल 2022 अंतरिम सुरक्षा के लिहाज से, इंटरनल सिक्योरिटी लिहाज से कश्मीर में मिला जुला रहा, जहां एक तरफ सरकार की तरफ से किए गए व्यापक इंतज़ाम और सुरक्षा बलों की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन ऑल आउट के चलते किसी हद तक हिंसा को रोका गया है, लेकिन आतंकी वारदातों में कमी भी नहीं देखी गई, क्योंकि जो मोडस ऑपरेंडी आतंकी संगठनों की तरफ से था वो 2022 में पूरी तरह से बदल दिया गया और टारगेटेड किलिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा हुई। पिछले कई दशकों के दौरान उसमें बढ़ोतरी देखी गई और साथ ही साथ जो है निशाने पर एक तो कश्मीरी पंडित थे और दूसरी तरफ जो नॉन लोकल्स थे वो इन आतंकियों के निशाने पर रहे। इसकी कई सारी वजहें हैं। दरअसल सुरक्षा बलों का कहना है कि जिस अंदाज से उन्होंने आतंकवाद की कमर कश्मीर में तोड़ दी है, उसी की हताशा को निकालने के लिए आतंकी संगठन अब साफ टारगेट चुन रहे हैं, क्योंकि आतंकी संगठन किसी बड़े हमले को या बड़ी आतंकी साजिश को कश्मीर में अंजाम नहीं दे पाए। जितनी भी कोशिशें हुई थी उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों ने विफल कर दिया। लेकिन आने वाले दिनों के लिए भी कहीं ना कहीं जो है चुनौतियां जम्मू कश्मीर में सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बनी हुई हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जो हैं जम्मू में जिस अंदाज से एक मुठभेड़ में 4 पाकिस्तानी आतंकी एक ट्रक में मारे गए हैं जो कश्मीर की ओर आ रहे हैं, उससे साफ संकेत हैं कि इस तरह का एक हमला अगर विफल किया गया है, हो सकता है इस तरह के और घुसपैठ की कोशिशें जम्मू क्षेत्र से गाठी में हो सकती हैं, या फिर जिस अंदाज से सुरक्षा बलों के पास अलर्ट है कि आतंकी संगठन बड़ी आतंकी वारदात कश्मीर में अंजाम देने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं चुनौतियां जो हैं इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर अभी भी प्रशासन के साथ साथ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों के लिए बनी हुई हैं। तो ये था आंतरिक मामलों पर नरेंद्र मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड 2022। दर्शक जानते हैं भारत में जनगणना यानी सेंसस भी केंद्रीय गृह मंत्रालय करवाता है। 2011 के बाद से सेंसस नहीं हो पाई। फौरी कारण था कोरोना। अब जब महामारी के बाद सरकार सामान्य रूप से काम कर रही है तो ज़रूरी है कि सेंसस भी जल्द से जल्द करवाई जाए, ताकि सरकार को नीति निर्माण के लिए सटीक आंकड़े मिले। ये थी आज की बड़ी खबर। अब बारी सुर्खियों की।
पहली सुर्खी मध्य एशिया के एक देश उज्बेकिस्तान से आई है। इस देश में 18 बच्चों की मौत हुई और इन मृत्युओं के लिए उज्बेकिस्तान ने एक भारतीय दवा कंपनी की कफ सिरप को जिम्मेदार बताया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक उज्बेक स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दवा लेने के बाद 21 में से 18 बच्चों की मौत हुई। उन्हें सांस की गंभीर बीमारी थी। मरने वाले बच्चों ने भारत के नोएडा स्थित मेरियन बायोटेक लिमिटेड द्वारा निर्मित डॉक 1 मैक्स कफ सिरप का सेवन किया। डॉक 1 मैक्स सिरप और टैबलेट ली थी जो कि ठंड से बचने की दवा है। दवा का मुख्य घटक पैरासीटामोल, इसलिए इसे कुछ दवा विक्रेताओं या माता पिता ने खुद ही बच्चों को दे दिया। ये गलत था। उज्बेकिस्तान की सरकार ने डॉक 1 मैक्स टैबलेट और सिरप देश के सभी मेडिकल स्टोर से वापस ले लिए। अब सवाल ये कि उज्बेकिस्तान के आरोपों पर भारत में क्या एक्शन हुआ, सुनिए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने मेरियन बायोटेक के नोएडा वाले प्लांट का निरीक्षण कर सिरप के सैंपल जांच के लिए भेजे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक 1 मैक्स भारतीय बाजार में नहीं बेची जा रही थी। फिलहाल दवा कंपनी ने सिरप का प्रोडक्शन रोक दिया। इस मामले पर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर बताया कि भारत और उज्बेकिस्तान के ड्रग रेगुलेटर एक दूसरे के संपर्क में और आगे की कार्रवाई निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर होगी। दूसरी सुर्खी में बात शाहरुख दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म पठान की। दर्शक जानते हैं फिल्म के बेशरम रंग आने पर खूब कंट्रोवर्सी हुई। दीपिका की बिकनी के रंग से शुरू हुई बहस फिल्म को बैन कर देने की मांग तक पहुंच गई। फिल्म बैन तो नहीं हो रही, लेकिन इसके निर्माताओं को फिल्म रिलीज करने से पहले कुछ बदलाव करने होंगे। फिल्म को हाल ही में सर्टिफिकेशन के लिए CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की एग्जामिनिंग कमेटी के पास भेजा गया था। इसी कमेटी ने मेकर्स को फिल्म में कुछ बदलाव करने की सलाह दी। ये बदलाव फिल्म के गानों को लेकर भी हैं। कमेटी ने यह भी कहा कि पठान के थिएटर रिलीज से पहले उसके संपादित वर्जन को कमेटी को फिर दिखाया जाए। अगली सुर्खी आई चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग ने हम सबकी एक बड़ी समस्या को हल करने की दिशा में कदम उठाया है। ये समस्या है वोटिंग वाले दिन अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर होने की। हमारे देश में एक बड़ी आबादी है जो पढ़ाई लिखाई, कामकाज या अन्य वजहों से अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रहती है और वोटिंग वाले दिन वोट करने नहीं जा पाती। आंकड़ों में समझे 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 45.6 करोड़ लोग आंतरिक प्रवासी यानी अपने राज्य से बाहर रहते हैं। देश की कुल आबादी का 37% हिस्सा ये वोटिंग वाले दिन भी परेशान होते हैं। चुनाव आयोग ने समस्या के समाधान का फॉर्मूला पेश किया, रिमोट वोटिंग सिस्टम। यानी अगर आपका नाम प्रयागराज के किसी निर्वाचन क्षेत्र में और आप दिल्ली के किसी दफ्तर में काम करते हैं तो दिल्ली में ही अपने प्रयागराज वाले निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटिंग कर सकते हैं। आयोग ने प्रोटोटाइप रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी RVM विकसित की है। ये मशीन एक पोलिंग बूथ से 72 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान करा सकती है। निर्वाचन आयोग ने 16 जनवरी 2023 को सभी 8 राष्ट्रीय और 57 राज्य स्तर की पॉलिटिकल पार्टियों को इस प्रोटोटाइप मशीन का डेमो देने के लिए बुलाया है। आखिरी सुर्खी, अगले साल होने वाले त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटके लग रहे हैं। पार्टी के विधायक दीवा चंद्र हरंखावल ने 28 दिसंबर को इस्तीफा दे दिया। वो इस साल राज्य में गठबंधन को छोड़ने वाले 7वें और बीजेपी छोड़ने वाले 4थे विधायक हैं। राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हरंखावल 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में आए थे। 2018 में लेफ्ट फ्रंट की सत्ता को ध्वस्त करते हुए बीजेपी पहली बार सत्ता में आई। स्थानीय पार्टी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी IPFT के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई। मार्च में होने वाले चुनाव से पहले अब भगदड़ शुरू हो गई है। ये था आज का ललन टॉप शो। चलते चलते आपको लाख टके के सवाल का जवाब दे देते हैं कि इस बार गेस्ट इन द न्यूज रूम का मेहमान कौन होगा। जवाब है ख्यात लाभ, फूड क्रिटिक, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और किस्सों की खदान प्रोफेसर पुष्पेश पंत। एपिसोड 31 दिसंबर की दोपहर 12 बजे हमारी ऐप पर रिलीज होगा। हमने आपको जवाब तो बता दिया लाख टके का, पर अगर आप वाकई में रुपए जीतना चाहते हैं तो सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे हमारी ऐप पर क्विज खेलिए और मौके पर ही इनाम जीतिए सीधे, और इसमें कोई शर्तें लागू नहीं है। आप विजेता हैं और लीडर बोर्ड में हैं तो आपको इनाम मिलेगा, पर ये आप सिर्फ हमारी ऐप पर क्विज खेल सकते हैं। वीडियो आपको दिख जाएगा YouTube, Facebook और सब जगह, पर खेलना है क्विज तो डाउनलोड करना है ऐप। और ऐप को डाउनलोड करने का ये भी फ़ायदा है कि आपको गेस्ट इन द न्यूज़ रूम बाकी दुनिया के मुकाबले 1 दिन 2 दिन पहले ही दिख जाएगा, और जल्द ही हम और भी कई नए कार्यक्रम अपने ऐप के दर्शकों के लिए लाने वाले हैं। तो आज का ललन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का और अपने देश का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।